दिल्ली एनसीआर के लोगों को मकर संक्रांति के दिन ठंड का जबरदस्त टॉर्चर झेलना पड़ा। एक तरफ शीतलहर की वजह से लोगों की कंपकपी छूट गई, तो वहीं घने कोहरे ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह दिल्ली को देखकर ऐसा लगा मानो वो कोहरे की आगोश में समा गई हो। आलम यह था कि दूर से देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि सामने से कार आ रही है या मोटरसाइकिल। ऐसे में कोहरे में सुरक्षित सफर करने के लिए गाड़ियों की हेडलाइट ही आखिरी सहारा बची, क्योंकि लो विजिबिलिटी में उसी की रोशनी की मदद से गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ पाई। जब गाड़ियां आपका बेहद पास आ जाती हैं तब जाकर गाड़ियां आपको दिखती हैं। जितनी भी गाड़ियां इस सड़क पे जा रही हैं वो सभी अपना लाइट ऑन करके जा रही हैं। दिन चढ़ा तो लोगों ने उम्मीद की कि राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोपहर होने तक दिल्ली यूं ही सफेद कोहरे की चादर से ढकी रही। हालांकि कुछ जगहों पर सूरज दिखा, लेकिन वो भी धुंधला। दिल्ली के पास नोएडा में भी यही हाल रहा। वहां भी ऐसा लगा जैसे हाथ को हाथ दिखना मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा टेंशन दफ्तर जाने वालों को हुई, क्योंकि गाड़ियों की धीमी रफ्तार की वजह से कई जगहों पर जैम लग गया। कोहरा अब घना होता जा रहा है, उसकी वजह से लगातार परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए कितनी मुश्किलों के बीच जो है वो गाड़ियां निकल पा रही हैं। सुबह का वक्त है। इस बीच मौसम विभाग ने भी जो भविष्यवाणी की उससे साफ हो गया कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर को शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ेगा। सिचुएशन अभी 2 दिन तक निश्चित तौर पे ऐसे ही बनी रहेगी, जबकि जो दिल्ली एनसीआर का तापमान है लगभग 4 डिग्री के आसपास बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कई दिन तक बारिश हुई, और जैसे ही बारिश रुकी पारा गिरने लगा। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो इस बार जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति पर दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा और अगले 2 दिन तक तापमान इसी के इर्द गिर्द रहेगा। यही नहीं, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ठंडी हवाएं भी चलेंगी। साथ ही अगले 3 दिनों तक राजधानी की सुबह कोहरे के साथ हो। यही वजह रही कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहना होगा। 100 बात की एक बात यह कि सर्दी के मौसम में घना कोहरा कोई नई बात नहीं है। हर साल दिल्ली एनसीआर में ऐसा होता ही है। हमको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चिंता करनी ही है तो हमको हवा में फैले प्रदूषण की करनी चाहिए, जो असल में कोहरे का संकट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। सच्चाई तो यही है कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ कोहरा नहीं छाया है, बल्कि प्रदूषण की वजह से स्मॉग यानी धूल और धुएं का धुंध के साथ जहरीला कॉकटेल बन गया। दिल्ली में आज भी कोई कोना ऐसा नहीं था जहां हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर न हो। हम ये तो देख रहे हैं कि कोहरे में कुछ मीटर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि इस मौसम में सांस लेना भी दुश्वार है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी 26 जनवरी पर हमला कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के 2 ग्रुप 26 जनवरी से पहले घुसपैठ की फिराक में हैं, जो जल्द ही जम्मू शहर में निक्की तवी नदी पर और नाले के रास्ते घुस सकते हैं। इन दोनों ग्रुप के पाकिस्तान में सियालकोट के पास गांव उमरावाली में पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट के पास देखे जाने की खबर है। खुफिया एजेंसियों की इस सूचना के बाद सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमी हुई डल झील से लोगों को दूर रखने के लिए वहां एसडीआरएफ तैनात कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आसपास के लोग बर्फ में बदल चुकी झील में मस्ती करने पहुंच रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है, और इसीलिए वहां एसडीआरएफ की कई टीमों को निगरानी के लिए लगा दिया गया, ताकि कोई भी रोमांच के लिए वहां तक ना पहुंच सके। सनी वेदर है और जहाँ जहाँ जो फ्रॉस्ट है मेल्ट हो रहा है, वहाँ डूबने का खतरा हो सकता है। झील जमने की वजह से उसमें चलने वाले शिकारे कम हो गए, लेकिन लोगों ने वहां चहलकदमी शुरू कर दी। बच्चों ने तो झील को मैदानी मान लिया और वहां क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन और एसडीआरएफ ने लोगों को हिदायत देने के साथ ही उनकी हिफाजत की भी पूरी तैयारी कर ली है। हमने सर यहाँ पे बोर्ड भी रखे, लड़के भी हम तैयार हैं यहाँ पर सर। अगर खुदा न खासा प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसके तैयार हैं, उसके लिए तैयार हैं। लोगों और खासकर बच्चों को वहां आने से रोकने के लिए एसडीआरएफ की कुछ टीमें झील के किनारे निगरानी करती दिखी, जबकि कुछ की झील के अंदर ड्यूटी लगाई गई, जो नाव के जरिए घूम घूम कर गश्त करती नजर आई। 100 बात की एक बात है कि हम अजीब सिरफिरे लोग हैं, जो पहले जान जोखिम में डालकर मस्ती करते हैं और खुद की बुलाई आफत में फंसकर शोर मचाते हैं कि सरकार बचाती क्यों नहीं है। हम 1 महीने से देख सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी पहाड़ी राज्यों में बर्फ ने जीना दुश्वार कर दिया है। रास्ते बंद हैं, पहाड़ी नालों और झीलों का पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। पीने के पानी के लिए भी बर्फ से जंग लड़नी पड़ रही है। ऐसे में प्रशासन हमारी राहत के लिए
राहत का इंतजाम करते करते तंग है और हम अपनी लापरवाही से प्रशासन को एक नए काम पर लगा रहे हैं कि वो हमको जान से खिलवाड़ करने से रोके। श्रीनगर में ठंड ने 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डल झील पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। बच्चे डल झील पर टहलने लगे तो बात समझ में आती है, वो नादान है, खतरा नहीं समझ रहे। लेकिन जो बड़े हो चुके हैं उनका दिमाग क्यों फिर गया? ये बात क्यों नहीं समझ में आ जाती कि बर्फ की परत झील के ऊपर जमी है, नीचे तो गहरा और बहुत ठंडा पानी है। बर्फ पर अपना वजन तोलने का पागलपन हमको ले डूबेगा भाई। ये सनक रोकने के लिए अगर एसडीआरएफ को तैनात करना पड़े तो हमें अपनी समझ पर तरस खाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग लाया गया। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने उन पर महाभियोग चलाने का समर्थन किया। अब यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में जाएगा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर ट्रायल चला जाएगा। अगर ट्रायल में ट्रंप अमेरिकी संसद में हमले के दोषी पाए गए तो सेनेट उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग कर सकती है। यानी कि जो चर्चा है कि ट्रंप 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर पानी फिर सकता है। हालांकि पेच यह है कि 19 जनवरी तक सेनेट का सत्र नहीं है और 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसे में ट्रंप पद से हटेंगे नहीं और अपना कार्यकाल पूरा कर ही लेंगे। 2019 के महाभियोग प्रस्ताव में ट्रंप बच गए थे, लेकिन देखना होगा कि इस बार जबकि वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं होंगे, तब क्या महाभियोग प्रस्ताव से बच पाते हैं। 50 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का नुकसान हरियाणा और दिल्ली के उद्योगों को सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के करीब सोनीपत के कुंडली में सैकड़ों कारखाने आंदोलन की वजह से ठप पड़े हैं, जिन्हें रोजाना करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फर्नीचर बनाने वाले कारखाने हों या कपड़े बनाने वाले, बड़ी बड़ी मशीनों का कारोबार हो या छपाई करने वाले, आंदोलन के कारण सबके सामने मुसीबतों का अंबार लग गया। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया की सिंघू बॉर्डर से दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। बॉर्डर ठप होने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी माल ढुलाई की हुई है। ना रॉ मटेरियल की मूवमेंट हो पा रही है, ना फिनिश गुड्स की मूवमेंट हो पा रही है, ना लेबर की मूवमेंट हो पा रही है। मतलब मल्टीपल लॉसेस इंडस्ट्री सफर कर रही है। कारखाने चलाने वाले न तो किसानों के खिलाफ हैं और न ही उनके आंदोलन के, लेकिन अब उनके भी सब्र का बांध टूटने लगा है। हमारा भी हक है, हमें भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं और लोगों को तनख्वाह देनी है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि किसानों का आंदोलन है तो हम तनख्वाह नहीं देंगे। कई कारखाने ऐसे हैं जहां 50 दिन पहले जो डिब्बा जहां रखा था 50 दिन बाद भी वहीं रखा हुआ है, क्योंकि कारखानों में बंद रास्तों के कारण कर्मचारी पहुंच नहीं रहे और माल ढोने का भाड़ा 5 गुना तक बढ़ चुका है। अकेले कुंडली में करीब 1800 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें रोजाना करोड़ों का कारोबार हुआ करता था और 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिला करता था। लेकिन सैकड़ों कारखाने अब बंद हैं और जो खुले हैं उनमें ज्यादातर में काम बंद है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्टून ऐसे ही हैं जैसे आए थे, या जैसे जो सामान जैसे पैक हुआ था 50 दिनों से, उसी तरीके से आपको एक भी वर्कर इस फैक्ट्री में देखने को नहीं मिलेंगे। जो मजदूर काम पर आ भी रहे हैं उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, यानी काम पर घंटों की देरी से पहुंचते हैं और कारखानों से जल्दी घर के लिए निकलना पड़ता है। पहले से कोरोना की मार झेल रहे उद्योगों के लिए ये हालात वजूद बचाने की जंग से कम नहीं है। हर तरफ इस फैक्ट्री में आपको दिखेंगे मशीनें, और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी कर्मचारी इस मशीनों को चलाता हुआ नहीं दिखेगा। नुकसान केवल उद्योगों का नहीं, उन हजारों मजदूरों का भी हुआ जिनकी रोजी रोटी या तो बंद हो चुके रास्तों की वजह से या ठप पड़े कारखानों की वजह से छिन गई। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों के आंदोलन से कुछ नेताओं की राजनीति भले ही चमक रही हो, लेकिन पूरे देश को इस आंदोलन से नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने दिल्ली को नहीं घेरा है, बल्कि देश को एक बड़े संकट में घेर रखा है। इस नुकसान को सिर्फ फैक्ट्री बंद होने और आर्थिक संकट से जोड़ने की भूल मत कीजिए। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है उससे वहाँ काम करने वालों का चूल्हा भर नहीं जलता। वो सामान हमारी आपकी ज़रूरतों का भी है। पंजाब हरियाणा के किसानों को तो पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में दवाइयाँ बनाने की कई कंपनियाँ हैं। वहाँ भी दवा बनाने का सामान दिल्ली या दूसरे राज्यों से दिल्ली होते हुए ही पहुँचता है। दवा फैक्ट्रियाँ भी किसान आंदोलन की मार झेल रही हैं। कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों के मन में सिर्फ आशंका भर है।
वो आशंका गलत भी हो सकती है, लेकिन उनके आंदोलन की वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। ये आशंका नहीं है, ये सच्चाई है, जिससे आंखें फेरकर किसान संगठन अपने लिए हमदर्दी नहीं जुटा रहे, सिर्फ बद्दुआएं ले रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों से लोगों को विदेश में भी भड़काने की साजिश रची जा रही है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने ब्रिटेन और कनाडा में छोटे बड़े कई प्रदर्शन किए, जिनमें किसानों के मुद्दों की आड़ में भारत के खिलाफ लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। यही नहीं, इस संगठन ने सिंघू बॉर्डर के पास के कुछ गांवों में भी अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। खबर है कि संगठन से जुड़े लोग धरने पर बैठे किसानों को भड़काने के साथ प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाते हैं। देश विरोधी इस साजिश की भनक लगते ही सरकार ने इस पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियां देश विदेश में मौजूद इस संगठन से जुड़े सदस्यों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही हैं ताकि उन्हें जब्त किया जा सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक कार ड्राइवर को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि कार की रफ्तार काफी तेज और वो डिवाइडर पर चढ़ गई। फिर क्या था, वहां मौजूद कुछ लड़कों ने ड्राइवर को घेर लिया और नशे में होने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। कितने मॉर्निंग में पियोगे? पहले दो लड़कों ने उस पर ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला किया, फिर दूसरे लड़कों ने उसे लात से मारना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने उसके फोन से उसके रिश्तेदारों को धमकी भी दी। पिट रहे आदमी ने भी आखिर में हिम्मत दिखाई और वो एक लड़के से भिड़ गया। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और वो दोनों नीचे गिर गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। सौभाग्य की बात यह कि सर्दी के मौसम में इतनी सुबह अगर कोई मुसीबत में फंस जाए तो उसकी मदद करने के लिए भी हम आप घर से नहीं निकलते। फिर इन गुंडों से पूछा जाना चाहिए कि वो वहां कर क्या रहे थे। हो सकता है कि कार चला रहे युवक की गलती हो, लेकिन उसे सजा देने का अधिकार इन गुंडों को किसने दिया? ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसे मवालियों ने हम सबको तंग कर दिया है। उन्हें बस बहाना चाहिए, मौका मिलते ही झुंड बनाकर किसी को भी पीटना शुरू पहुंच जाते हैं। ऐसी घटनाओं को देखकर हम में बहुत से लोगों के हाथ में खुजली होने लगती है कि पीटने का शौक पूरा कर। गनीमत थी कि सुबह सुबह वहां भीड़ नहीं जुटी, वरना ये गुंडागर्दी मॉब लिंचिंग में भी बदल सकती थी। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीन लगाने के अभियान से पहले सरकार ने इससे जुड़ी कई बातें साफ कर दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि किसी भी बीमारी से जूझ रहे लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। मतलब ये कि टीका पूरी तरह से स्वस्थ लोगों को ही दिया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के अंत तक पहले चरण में शामिल 60% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। मार्च के अंत तक ही कोविन ऐप भी लोगों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी तब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वैक्सीन पर लोगों में किसी तरह का भ्रम न रहे, इसके लिए सुबह से अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाली कॉलर ट्यून को भी बदल दिया जाएगा। मतलब सुबह से जसलीन भल्ला की आवाज़ में जो नई कॉलर ट्यून सुनाई देगी, उसमें कोरोना से बचाव के साथ टीका लगवाने से जुड़ी जानकारियां भी जाएंगी। नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रशासन ने बस स्टैंड के सामने बनी कई अवैध दुकानों को गिराने की कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई से वहां कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया, क्योंकि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें बुलाई गईं और फिर एक एक कर सभी अवैध निर्माण गिरा दिए गए। इस कार्रवाई के दौरान वहां किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसे देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। फर्रुखाबाद में तकरीबन 6 से अधिक जेसीबी इस समय मौके पर चल रही हैं, जिन्होंने यहां पर पूरा अतिक्रमण जो था ये सब हटा दिया। बताया गया कि पिछले कई साल से वहां लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपनी दुकानें बना ली थी और 5 साल पहले प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। प्रशासन के नोटिस पर भी जब लोगों ने अवैध कब्जे को खाली नहीं किया तो फिर उन दुकानों को गिरा दिया गया। सौभाग्य की बात यह कि हमारे स्वार्थ ने ही देश की सूरत बिगाड़ रखी है, जिसे दुरुस्त करने के लिए अब प्रशासन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। बड़ी हैरानी होती है कि हमें एक दूसरे की अच्छी आदत बिल्कुल नहीं सीखते, बल्कि अवैध कब्जा करने का तरीका आजमाने में गजब की राष्ट्रीय एकता दिखाते हैं। हर शहर में अवैध कब्जे का स्टाइल एक जैसा है। पहले मकान दुकान के सामने सड़क को पार्किंग बना लेते हैं, फिर वहां
टीन छप्पर डाल देते हैं और फिर पक्का मकान बनाकर उस जमीन के मालिक बन जाते हैं जो हमारी कभी थी नहीं। हर शहर में नियम है कि सड़क के दोनों तरफ कम से कम 15-18 फीट तक कोई निर्माण नहीं हो सकता, उसे भी हम नहीं मानते। और जब अवैध कब्जे हटाने का नोटिस मिलता है तो बवाल मचाने लगते हैं। कृषि सुधार कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कांग्रेस समर्थक बताए जाने वाले भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि विवाद के बाद भूपेंद्र सिंह मान ने कृषि सुधार कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से नाता तोड़ दिया और किसान संगठनों का साथ देने का ऐलान किया। लेकिन इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने उनको अपने संगठन से अलग करने का ऐलान कर दिया, जबकि वो किसानों के इस संगठन के अध्यक्ष हैं। इस बीच पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बावजूद कृषि सुधार कानूनों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत जारी रहेगी और दोनों पक्षों के बीच कल दोपहर 12 बजे 10वें राउंड की बातचीत होगी। इससे पहले इस बारे में कृषि मंत्रालय ने कानूनी राय भी ली कि बातचीत में किसानों के साथ केंद्र सरकार किस हद तक बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक हादसे के बाद लोगों में टमाटरों को लूटने की होड़ मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टमाटरों से भरा एक छोटा ट्रक सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकराकर पलट गया और उसमें रखे सारे टमाटर सड़क पर बिखर गए। सड़क पर गिरे टमाटरों को देख वहां पास में रहने वाले लोगों को लगा जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन टमाटरों के आगे किसी ने उनकी परवाह नहीं की। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी सड़क पर बिखरे टमाटरों पर टूट पड़े। कोई थैले भरकर टमाटर ले गया, किसी ने बर्तनों में अपनी जरूरत के हिसाब से टमाटर रखे। जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची तब तक टमाटरों की लूट चलती रही। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो फंसे हुए थे, जिसमें पुलिस पार्टी जो गई वहां पर तत्काल ग्रामीण को मदद से उसको आग को निकाला गया। बताया गया कि कुछ ही देर में वहां सड़क पर बिखरे सारे टमाटर इलाके के लोगों ने साफ कर दिए। 100 बात की एक बात है कि ऐसे हादसे कहीं भी हो, हम लोगों का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं बदलता। हादसे के बाद हमारी नजर सिर्फ इस बात पर होती है कि गाड़ी में सामान लदा था या नहीं। सामान बिखरा दिख जाए तो हमारे कान अपने आप बंद हो जाते हैं। गाड़ी में फंसे ड्राइवर या दूसरे लोगों की चीखें हमें सुनाई नहीं देती। ये किसी एक गांव, शहर या राज्य की बात नहीं है। देश के हर कोने में हमारी सोच इतनी ही घटिया दिखती है। छत्तीसगढ़ के जिस ट्रक के पलटने के बाद टमाटर बिखरा, उसका ड्राइवर घायल होकर गाड़ी में फंसा था। उसे बचाने की फुर्सत किसी को नहीं थी। पुलिस के आने के बाद भी लोग टमाटर ही लूटते रहे। हैरानी होती है जब ऐसे लोग इंसानियत की बात करते हैं। खुद के गिरबान में हम झांकते नहीं और अफसोस जताते हैं कि दुनिया से इंसानियत खत्म होती जा रही है। उद्धव ठाकरे सरकार में कद्दावर मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगा है। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि धनंजय मुंडे पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया और इसकी शिकायत मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद धनंजय मुंडे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस आरोप पर सफाई दी और बताया कि आरोप लगाने वाली इस महिला से उनके संबंध थे, लेकिन मामला कोर्ट में है और अब वो महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। इस सिलसिले में धनंजय मुंडे ने शरद पवार से भी मुलाकात कर उन्हें मामले की पूरी जानकारी दी, मगर मौके की ताक में बैठी बीजेपी ने रेप के आरोप में घिरे धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इसी बीच बीजेपी नेता कृष्णा हेगड़े भी सामने आए और धनंजय मुंडे पर आरोप लगाने वाली महिला पर उनको भी ब्लॅकमेल करने का आरोप लगाया। माझ्या मते त्या आरोपाचं स्वरूप गंभीर आहे आणि साहजिकच या संबंधीची काय विचारणे हा पक्ष म्हणून आम्हाला लोकांना करावा लागेल। देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाने के सबसे बड़े अभियान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ कई निजी अस्पतालों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और दिल्ली में तो सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर 81 सेंटर बनाए गए हैं जहां स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उन सेंटरों में साकेत इलाके का एक निजी अस्पताल भी शामिल है। कोरोना के दूसरे अस्पतालों की तरह यहां भी वैक्सीन लगाने के सारे इंतजाम किए गए। 16 जनवरी से दिल्ली के अलग अलग जगहों पर वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर कई सारे सेंटर्स तैयार किए गए हैं। इस अस्पताल में वैक्सीन लगाने के लिए अलग से कई कमरे तैयार किए गए। इसके अलावा लोगों को टीके की जानकारी देने के लिए भी कई पोस्टर लगाए गए। यहाँ पे पर डे जो हमें दिया गया है 100 लोग आएंगे वैक्सीनेशन के लिए। पूरा उनका प्रोसेस होगा। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से देश में पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की। न्यूज़ 18 के अनुराग ढांडा की रिपोर्ट है कि पहले चरण में चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार के बीच इस सेवा को शुरू किया गया। इस एयर टैक्सी में पायलट समेत 4 लोग सवार हो सकेंगे और हिसार से चंडीगढ़ का सफर महज 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।
जिसके लिए लोगों को 1755 रुपए किराया चुकाना होगा और इसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी। वहीं दूसरे चरण में 18 जनवरी को हिसार से देहरादून के बीच इस सेवा की शुरुआत होगी, जबकि तीसरे चरण में 23 जनवरी को हिसार से हिमाचल के धर्मशाला के बीच एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। कृषि सुधार कानूनों की वापसी पर अड़े किसानों के आंदोलन के पीछे लेफ्ट का हाथ होने की बात सामने आई। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि किसानों के झंडे के पीछे लेफ्ट का एजेंडा हो सकता है, क्योंकि आंदोलन से जुड़े कई बड़े नेताओं का ताल्लुक लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट से, जिनमें पहला नाम क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल का है, जो CPI माओवादी से जुड़े रहे हैं और माओवादियों के संगठन PDFI की स्थापना करने वालों में है। ऑल इंडिया किसान सभा के हनान मौला भी CPM से जुड़े हैं। इसी तरह भारतीय किसान यूनियन उग्राहन के सुखदेव सिंह छात्र जीवन से ही माओवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं, जबकि भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के जगमोहन सिंह पटियाला का ताल्लुक भी CPI माओवादी से है। इस लिस्ट में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के सुरजीत सिंह फूल का नाम भी शामिल है। सुरजीत सिंह भी CPI माओवादी से जुड़े हैं, जो कृति किसान यूनियन के निर्भय सिंह का रिश्ता भी CPI ML से है।